डिसकंटिन्यूटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी जहां पर कंडक्टर की सरफेस थी। तो उसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में बताना, जो कल हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे ना, उसमें हमारे पास इस तरीके से था, एक कंडक्टिंग स्फीयर था और उसके अंदर भी एक और स्फीयर लिया हुआ था हम लोगों ने। कल वाला ही क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे, इसका इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी और डायमेंशन दे रखी थी, मतलब a इक्वल्स टू r और b इक्वल्स टू 2r के हिसाब से। चार्ज भी दे रखा था इसमें, मेरे ख्याल से a वाले स्फीयर और b वाले स्फीयर के चार्जेस दे रखे थे। कल वाला ही डेटा बताओ आप, a वाले स्फीयर का चार्ज जहां तक मुझे याद है माइनस में था, -3q, और b वाले का शायद +4q। ये था कल वाले क्लास में। हाँ सर। यस सर। उसी को बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक पार्ट जो रह गया था वो कंप्लीट कर देंगे जरा आज। इसमें हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ सबसे आसान तरीका है, उसका यूज कर सकते हो। तो आप बताओगे जरा कि जो ये इस कंडक्टर ए है, अगर हम इसकी बात करते हैं कंडक्टर ए वाले की, भले आप डायग्राम में इसको आप बहुत ही थिन दिखाते हो, डायग्राम में ये मानते हो कि स्फीयर ए का जो थिकनेस वाला पोर्शन होगा, मतलब इसकी सरफेस की थिकनेस, वो टेंडिंग टू 0 है, बट एटॉमिक लेवल पर वो थिकनेस भी एक इंपॉर्टेंट थिकनेस है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जो स्फीयर ए है उसके इनर वाली साइड पर और उसके आउटर वाली साइड्स पर कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, अगर आपसे ये कैलकुलेट करने को दिया जाए। कंडक्टिंग सरफेस ए के जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, इनका क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही क्या पूछ रहे हैं आपसे? स्फीयर ए के जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? आप लोग तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, मतलब आपको ये भी नहीं पता चलता आप लोगों से कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर इनसाइड 0, आउटसाइड माइनस में। किसके इनसाइड पूछा है मैंने बोला था स्फीयर ए के जस्ट इनसाइड, मतलब कि अंदर फ्री स्पेस में बोल रहा हूँ। स्फीयर ए के जस्ट अंदर, यहाँ फ्री स्पेस में, और स्फीयर ए के जस्ट बाहर, मतलब ये भी फ्री स्पेस है। 0 तो कहीं भी नहीं हो, 0 ए वाले के इनसाइड होगा क्योंकि वहां पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0 होगा वो। यहाँ पर 0 कह सकते हैं जस्ट इनसाइड वाला, और जस्ट आउटसाइड वाला कितना आएगा आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जस्ट आउटसाइड? -3kq/ε0। -3q/4πε0 into a square। हाँ सर। स्फीयर बी के जस्ट इनसाइड पर कितना आएगा? स्फीयर बी के जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड द स्फीयर बी, -3q/4πε0 -3q/4πε0 b square। एंड इसके जस्ट आउटसाइड में, मतलब स्फीयर बी के जस्ट आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर बी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू q/4πε0 b square। और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो ये था, स्फीयर ए के आउटर साइड पर हम लोगों ने नेगेटिव में चार्ज रखा था, स्फीयर ए के जस्ट आउटसाइड पर -3q, इसके जस्ट अंदर वाली साइड पर यहाँ पर +3q चार्ज रखा था, और इसके बाहर पे हम लोगों ने यहाँ पर q चार्ज रखा था। ये हमारी कंडीशंस थी। और जो डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हम उनकी भी बात करें तो कंडक्टिंग स्फीयर बी के, मतलब ए और बी के बीच वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और स्फीयर बी के आउटसाइड जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है।
अब अगर हम स्फीयर बी के आउटसाइड और स्फीयर बी के अंदर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंपेयर करें तो ये कुछ ऐसा है, ये चीज कुछ ऐसी है। Q बाई 4 पाई बी स्क्वायर का जो टर्म है Q अपॉन 4 पाई इंटू बी स्क्वायर, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई बी स्क्वायर, ये स्फीयर बी के बाहर वाले साइड का सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। चार्ज कैपिटल Q है और डिवाइडेड बाय 4 पाई बी स्क्वायर यानी स्फीयर बी के आउटसाइड सरफेस की डेंसिटी। यस सर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा जो बी के बाहर वाली साइड का है, बी एक्सटर्नल, तो बी ऑब्लिक ओ मतलब बी का आउटसाइड सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और इधर माइनस 3Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, जो ये टर्म आ रहा है। इसमें ये 3Q और डिवाइडेड बाय 4 पाई बी स्क्वायर, 3Q डिवाइडेड बाय 4 पाई बी स्क्वायर, ये स्फीयर बी के अंदर वाली साइड की चार्ज डेंसिटी है बिकॉज अंदर की तरफ 3Q चार्ज रखा हुआ है। सर। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 4 पाई बी स्क्वायर को हम लिख देंगे सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फीयर बी के अंदर वाली साइड पर, बी ऑब्लिक आई, बी का इनर साइड, ये बी का आउटर साइड हो गया, ये बी का इनर साइड हो गया, एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। यस सर। और इसको अगर हम वैसे देखें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बी स्फीयर के जस्ट इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड बी स्फीयर के जस्ट आउटसाइड में डिफरेंस वैल्यू निकाले कितनी आ रही है। डिफरेंस वैल्यू बी के जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनकी डिफरेंस वैल्यू। 4 और क्यूब बाय एक बार हाँ वो ठीक है 4 आएगा। एक और बात समझनी होगी, बी को आप कितना भी पतला स्फीयर मान लो, कितना भी थिन स्फीयर मान लो, एटॉमिक लेवल पर कुछ तो थिकनेस जरूर होगी। तो अब आप थोड़ा सा इसका मैग्नीफाइड व्यू देखो, मतलब अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें और स्फीयर बी का को मैग्नीफाई करके देखें, तो बी का जो सरफेस है वो मैग्नीफाइड व्यू में कुछ मोटा सरफेस दिखेगा आपको। जो बी है उसकी जो सरफेस जिसको हम थिन कह रहे हैं वो मैग्नीफाइड व्यू में एक बड़ा सा सरफेस दिखेगा मुझे। ये मान लीजिए मतलब यहाँ पर कोई बड़ा सा लेंस, पावरफुल लेंस लगा करके बी को मैग्नीफाइड कर रहे हैं तो। और हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट की हैं वो ये हैं, स्फीयर बी के जस्ट इनर साइड पर, स्फीयर बी की जस्ट इनर साइड पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फीयर बी के जस्ट इनसाइड पर। और स्फीयर बी की सरफेस के जस्ट आउटसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्फीयर बी के सरफेस के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली आउटवर्ड है। इसकी ही वैल्यू निकाली गई है सिग्मा बी ऑब्लिक ओ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू निकाली गई है सिग्मा बी ऑब्लिक आई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा बी ऑब्लिक ओ का मतलब ये हुआ, सिग्मा बी ऑब्लिक ओ का मतलब ये है कि जो स्फीयर बी के बाहर वाली सरफेस पे चार्जेस हैं उनकी क्या डेंसिटी है, और सिग्मा बी ऑब्लिक आई का मतलब है कि जो इसके अंदर वाले चार्जेस हैं उनकी क्या डेंसिटी। अंदर 3Q वाला चार्ज है, बाहर Q वाला चार्ज है। ये मैग्नीफाइड व्यू दिखाया जा रहा है बट अंदर वाली साइड का रेडियस और बाहर वाले साइड का रेडियस लगभग बराबर माना जाएगा। ये भी बी रेडियस का होगा, ये भी बी रेडियस का होगा। डायग्राम की विजिबिलिटी और क्लैरिटी के लिए इसको थोड़ा सा थिक मोटा बना करके दिखा रहे हैं इसको यहाँ पर। और अगर मैं इसके जस्ट इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यहाँ पर इसके जस्ट इनसाइड, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये
बेसिकली एक मेटेलिक वॉल है, ये पूरा एक मेटल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट मेटेलिक सरफेस है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही मेटल के इनसाइड के अंदर, मेटल के इनसाइड वाले पॉइंट्स हैं। और अगर ये पॉइंट्स इनसाइड दिस मेटल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इनफैक्ट यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये कुछ बात समझ में आई आपको यहाँ पर? यस सर। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं एक टॉपिक और याद दिलाऊंगा, हालांकि उसका इससे कोई मतलब सिमिलरिटी नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है उसके बीच में, बट फिर भी जस्ट आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, जो वो भाई इस बी के अंदर वाली साइड पे, बी के अंदर वाली साइड के इस तरफ वैक्यूम है और बी के इधर वाली साइड पर मेटल है, चाहे बहुत पतला सा ही मेटल है बट मेटल है, और बी के दूसरे साइड फिर वैक्यूम है। यानी कुल मिलाकर के मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पर, फ्री स्पेस से मेटेलिक मीडियम में गए और मेटेलिक मीडियम से फिर फ्री स्पेस पे आए। और ये कंक्लूजन कर सकते हो, चेंज ऑफ मीडियम मतलब चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी चेंज ऑफ मीडियम, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। चेंज ऑफ मीडियम मतलब चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फंडामेंटल लेवल पर फंडामेंटल लेवल पर यही चीज लाइट के रिफ्रैक्शन को भी समझाती है। लाइट जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कहा गया है, दैट मींस उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स है, और उसमें कहते हैं कि मीडियम बदलने पर लाइट के प्रोपोगेट करने की डायरेक्शन बदलती है। इसमें स्नेल्स लॉ आता है। यस सर। तो बेस उसका, हाँ बेस मतलब कि उसका बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू देख सकते हो। मीडियम बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना कंफर्म है। और एक और बात है, ये तो आप मेटल का केस पढ़ रहे हो, मेटल का, अगर ये मेटल ना हो करके डाई इलेक्ट्रिक भी होगा, मेटल ना हो करके अगर ये डाई इलेक्ट्रिक भी होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आनी ही आनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा डिसकंटिन्यूटी होगी जब भी कभी मीडियम बदलेगा। कितने अमाउंट की डिसकंटिन्यूटी होगी सामने लिखा हुआ है। मेटल के केस में, मेटल के केस में मतलब कि अगर कोई इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स है और एक तरफ मेटेलिक मीडियम है और एक तरफ कोई और मीडियम है, किसी इंटरफेस के एक साइड वैक्यूम है और एक साइड मेटेलिक मीडियम है, अगर तो आप खुद देखो दोनों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जो डिफरेंस वैल्यू है, दोनों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है जी, बताए? यस सर। जी सर। यस सर। एक पॉइंट ये आया है ना, इसी पर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, बता रहा हूँ, इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं और मेंस एडवांस दोनों में ही आते हैं। और दो तरीके से पूछा जाता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन का एक टॉपिक होता है, उसका इससे कंसर्न नहीं है, बट मैं एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोगों ने शायद ये जरूर सुना होगा कि जब हम वाटर ड्रॉप लेते हैं और कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर की बात की जाती है वहां पर,
तो अगर आउटसाइड का प्रेशर PO लिखते हैं तो इनसाइड द ड्रॉप हम कुछ प्रेशर की वैल्यू को सरफेस टेंशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ज्यादा लिखते हैं या कम लिखते हैं इसको? किसी भी ड्रॉप के अंदर का प्रेशर अगर आप कंपेयर करो बाहर वाले प्रेशर से और सरफेस टेंशन का फिनोमेना यूज करें तो कुछ एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट हुआ करता है। ज्यादा कितना कुछ आइडिया याद करो, एक्सेस प्रेशर के हिसाब से फॉर्मूला सरफेस टेंशन के हिसाब से कुछ ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 2s by 2s या 2t डिवाइडेड बाई r, मतलब सरफेस टेंशन। वहीं पर अगर हम, बड़ी अच्छी हालत है आप लोग की वैसे, फॉर्मूले सोप बबल जब पढ़ते हैं तो उसमें कहानी अलग हो जाती है। सोप बबल के अंदर ये चीज बदलते हैं हम लोग, कहते हैं कि इनसाइड में 2t बाई r नहीं होता, 4s by r 4s 4s या 4t। तो ये डिफरेंस क्यों करते हो भाई? ड्रॉप और बबल में ये डिफरेंस क्यों कर देते हो? अब बबल में दो सरफेसेस होते हैं, इनर और आउटर। दो सरफेस की कहानी दोनों समझ में आएगी ना। बबल मतलब गुब्बारे के तरीके से है, बलून की तरीके से। तो इसमें दो सरफेस कैसे डिफाइन कर रहे हो? अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, तो इसको हम दो सरफेस मान रहे हैं, एक आउटर साइड और एक इनर साइड। दो सरफेस की तरीके से कंसिडर होता है, उसी वजह से 4t बाई r होता है। बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका रीजन है। और ड्रॉप को एक सरफेस माना जाता है। इसी तरीके से हम मेटल को क्या मान रहे हैं? सिंगल सरफेस मान रहे हैं कि दो सरफेस में डिवाइड करके चल रहे हैं इसको? सर भले दो इसकी सरफेस में डिवाइड। दो सरफेस दो सरफेस। थिन मेटल को आप दो सरफेस का मानेंगे। A thin metal is basically combination of two surfaces of nearly same radius. Thin metal is basically combination of two surfaces of almost same radius. तो अंदर वाली सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी है बाय द अमाउंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और बाहर वाले सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी हुई है बाय द अमाउंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सरफेस के जस्ट आउटसाइड और इनर सरफेस के जस्ट इनसाइड, इनमें क्या डिफरेंस है? तो आप यहां से देख लो, जस्ट आउटसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और जस्ट इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिफरेंस निकाला जाए वेक्टोरियल डिफरेंस, क्योंकि वेक्टर वाइज ये दोनों डायरेक्शंस अपोजिट है। क्या वैल्यू बनेगी इसकी? चेक करो आप इनके डिफरेंस की वैल्यू। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टोरियल। क्या कह रहे हो बच्चे? फिर से सुन नहीं पाए आपकी आवाज। -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सर 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। आपसे ना ये पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, तो लैंग्वेज बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वो किसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं आपसे। अगर वहां पर मतलब लाइन ऐसी लिखी हुई है, वहां स्टेटमेंट ये है, मान लीजिए हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड across the inner interface, across the inner interface, across the inner interface। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अंदर वाली सरफेस के दोनों तरफ का डिफरेंस पूछ रहे हो आपसे। उसका आंसर ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। हाउ मच इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड across the outer interface, across the outer interface, उसका भी आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 है। हाउ मच इज discontinuity of electric field across the metal। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? across the metal वर्ड लिख दिया तो क्या पूछा जा रहा है? मतलब मेटल के जस्ट अंदर और मेटल के जस्ट बाहर, यानी इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हो आपसे। इंटरफेस मतलब या तो इनर इंटरफेस या आउटर फेस। मतलब इंटरफेस का मतलब होता है वन सरफेस, और मेटल बोलेंगे तो इसका मतलब दोनों सरफेस मिल करके
डिफरेंस बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये चीज? यस सर। यस। अभी तो ये जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, अदरवाइज तो ठीक है ये। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही क्वेश्चन है आपके। उसमें देखो, अभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, अब मैं आपको वापस इस टॉपिक को थोड़ा सा और जनरलाइज करके दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास कोई एक इंटरफेस है, अब आप बताओ इंटरफेस मतलब एक सरफेस या दो सरफेस है? ये इंटरफेस वर्ड लिख रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? ये सिंगल सरफेस मानेंगे या दो सरफेस माने इसको? दो सर, दो सरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस अभी पीछे बता दिया। सिंगल सरफेस। सिंगल सरफेस। अभी तो यही मैं कहा, लैंग्वेज में फंस जाओगे यार। और इसका मतलब दो मीडियम्स होंगे यहाँ पर। इंटरफेस का मतलब होता है सिंपली अ डिवाइडिंग सरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स। तो अगर ये कंडक्टिंग मीडियम है, अगर ये दोनों मीडियम कंडक्टिंग है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस के 90 डिग्री पर होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी में था। सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे हो सकती है। अगर ये दोनों नॉन कंडक्टर्स हैं, मीडियम टू नॉन कंडक्टर मान लेते हैं, मे बी कोई डाइइलेक्ट्रिक हो, मीडियम वन भी नॉन कंडक्टिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंटरफेस परपेंडिकुलर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर हो, E1 एट सम एंगल थीटा हो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब दूसरे मीडियम में जाती है तो भी उसका वो डायरेक्शन बदलेगा। ये हो गया E2। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दो कंपोनेंट्स की बात करना चाह रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो पैरेलल टू नॉर्मल है, इसको E1n से डिनोट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का नॉर्मल कंपोनेंट, और दूसरा E1t मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का टेंजेंट वाला कंपोनेंट। अगर ये कंडक्टर्स होंगे तो यहां पर जिसको मैं थीटा एंगल कह रहा हूं, ये थीटा 0 डिग्री बन जाएगा अगर ये कंडक्टर्स हुए तो। इधर ये एंगल थीटा 2, E2 को भी ऐसे रिजॉल्व करेंगे तो E2 का एक कंपोनेंट हो गया E2 नॉर्मल डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट हो गया E2 टेंजेंट की तरफ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन ये था कि मीडियम बदलने पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दोनों कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, या सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंज होता है, या सिर्फ नॉर्मल चेंज होता है, या फिर कोई भी चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में पूछा था उन्होंने। एग्जाम्पलर का लेवल थोड़ा सा हाई है, मतलब नॉर्मल बोर्ड के लेवल से ऊपर होता है वो। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट में चेंज आएगा और किसमें चेंज नहीं आएगा। तो अभी हम लोगों ने ना जो अभी अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आए थे या नहीं आए थे, आपको देखो इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक जो किया अभी, जस्ट पहले वाला, जस्ट हाँ, उसमें जब यहाँ पर मेटल यूज किया था हमने, तो चेंज 100% चेंज दिख रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ थी E1, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई थी,
और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी E2, तो चेंज तो हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस के बीच का एंगल क्या बन रहा था, खुद बताओ। ये मेटेलिक सरफेसेस थी, तो ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये इस सरफेस के साथ कितने एंगल पर थी यहाँ पर? 90 डिग्री। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट है या टेंजेंशियल कंपोनेंट? नॉर्मल। नॉर्मल। मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट होता है, और उसके अंदर आप चेंजेस देख रहे हो, यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि मीडियम बदलने पर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने पर, सॉरी मीडियम बदलने पर जो नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसमें चेंजेस साफ साफ इस एग्जांपल में मेटल वाले में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से E1n इज नॉट इक्वल टू E2 एंड नॉर्मल कंपोनेंट चेंज होगा। प्रीवियस एग्जांपल से इसको वेरीफाई कर रहे हैं सर। एक्चुअल थ्योरी थोड़ी अलग है, इसकी एक्चुअल थ्योरी हमारे सिलेबस में है नहीं, बट क्योंकि उसके इस पे हमारी नजर पड़ गई थी इस क्वेश्चन के ऊपर, और एनसीईआरटी के नाम से कहीं पर भी क्वेश्चन दिख जाए तो उसको लगा लेना चाहिए भाई। और बात करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट की, कि टेंजेंशियल कंपोनेंट में क्या होगा। तो इसके लिए क्या करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें जो लॉजिक देना है वो ये है, टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में आर्ग्यूमेंट क्या होगा मेरा। हम एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर क्लोज लूप ऑफ सर्टेन लेंथ इन द फर्स्ट मीडियम। रेक्टेंगुलर क्लोज लूप, उसका कुछ लेंथ पहले वाले मीडियम में, इसको P और Q नाम दे रहे हैं। फिर हम Q से नीचे जाएंगे, इसको R नाम दे रहे हैं। R से हम पीछे की तरफ आएंगे, इसको S नाम दे रहे हैं। और S से हम P की तरफ जाएंगे। ये हमारा एक क्लोज लूप बनाया मैंने, PQRS करके एक क्लोज लूप बना दिया, जिसमें PQ वाली साइड मीडियम 1 में है और RS वाली साइड मीडियम 2 में है। PQ in the medium 1, RS in the medium 2। और QR और PS लगभग 0 है, मतलब जस्ट इनसाइड द सरफेस और जस्ट आउटसाइड द सरफेस की बात की जा रही है। पॉइंट P इस इंटरफेस के जस्ट ऊपर है और पॉइंट S इंटरफेस के जस्ट नीचे है। अब अगर मैं VP माइनस VQ लिखना चाहूं, और मुझे ये पता है कि दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। बट अगर हम बहुत ही क्लोज पॉइंट्स लेते हैं, काफी क्लोज पॉइंट्स, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन हटा के डेल्टा भी लगा सकते हो। तो VP माइनस VQ जब लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट भी है, तो कौन सा कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करेगा आप बताओ। अगर मेरा dr वेक्टर पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जा रहे हैं, dr फ्रॉम P टू Q, तो dr इन दोनों में से कौन से कंपोनेंट के साथ मैच कर रहा है, किसके साथ पैरेलल है और किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंशियल के साथ। टेंजेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E1T मल्टीप्लाइड बाय दिस PQ लेंथ। एज्यूम कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं जा रहे, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर। और मैंने कई बार कहा है कि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो इस डॉट को ध्यान रखते ही नहीं, उनको लगता है कि ये E इंटू dr है। VQ माइनस VR निकालेंगे जब,
VQ माइनस VR। तो अब कौन सा कंपोनेंट यूज करें? सर नॉर्मल। नॉर्मल, क्योंकि Q से R आप नॉर्मल कंपोनेंट के पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन Q और R के बीच लेंथ 0 है, तो ये टर्म नियरली 0, सिंस QR इज अप्रोक्सीमेटली 0। जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड की बात करते हैं। फिर VR माइनस VS क्या आंसर आएगा? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इसमें? सर E2T। R से S जाने पर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें? सर E2T। 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 लेकिन E2T का डायरेक्शन राइट है, E2T का माइनस हो डायरेक्शन जाएगा। राइट है और RS लेफ्ट है, तो माइनस में और यहाँ पर RS। और फाइनली VS माइनस VP जो कि फिर से 0 आ जाएगा। अब इन चारों को जरा ऐड करो आप। LHS पर क्या बना? VP माइनस VQ प्लस VQ माइनस VR प्लस VR माइनस VC प्लस VS माइनस VP। LHS क्या बन गया? सर 0। 0। 0। और यही किरचॉफ रूल भी है, फॉर एनी क्लोज पाथ summation of all volt potential differences is 0। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसी को किरचॉफ रूल के नाम से पढ़ते हैं। यस सर। कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए अगर आप सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए। और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा E1T मल्टीप्लाइड बाय PQ माइनस E2T एंड मल्टीप्लाइड बाय RS। बट PQ और RS की लेंथ बराबर है, रेक्टेंगुलर लूप था ये। PQ एंड RS आर इक्वल। क्या प्रूफ हुआ इससे? टेंजेंशियल अनचेंज हो जाएंगे। हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मीडियम बदलता है अपना, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी फर्क आते हैं वो सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट्स में आते हैं। यही इसका रूल है। चेंज ऑफ मीडियम, no change in the tangential component of the electric field, but yes, the electric field perpendicular to the interface will always change। एक कंपोनेंट नहीं चेंज होगा, दूसरा चेंज होगा, तो ऑब्वियसली ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है, एंड दैट इज रीजन फॉर स्नेल्स लॉ, propagation of electromagnetic wave from one medium to the other medium। और इसका हमारे लिए कहाँ पर यूज है वही बता रहे हैं आपको। हम लोग के लिए इसमें कहाँ पर है, इस टॉपिक का हमें कहाँ यूज करना है, वो सब देखिए। हम लोगों ने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा था, रिसेंटली एक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, बता दें आपको, कि अगर हम एक न्यूट्रल, याद करिएगा हमारा टॉपिक ये था कि एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर को किसी चार्ज के आसपास रखो, अगर आप न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर, इसको अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के नजदीक लेकर जाएं, या यूं कह लो कि इसको आप किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओ, न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर को अगर आप लेके जाते हो इनसाइड सम अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट बनते थे। कि अगर एक मेटल को हम किसी एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे, तो कुछ बातें बताई गई थी, जिसमें से एक बात ये था कि इसके अंदर चार्जेस इंड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बदल दिया था हमने,
यस सर। यस सर। तो अब कितना याद है कितना नहीं याद है, मैं सीधे फाइनल रिजल्ट पे आ रहा हूँ। ये 2 से 3 लेक्चर पहले की बात है। कुछ ऐसा हुआ था कि जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उनको हमने पैरेलल लाइंस न दिखा करके मेटल के सरफेस पर ऐसे 90 डिग्री पर दिखाया हुआ था। आपके नोट्स में होगा ये चीज, वहीं से रेफर कर सकते हो, चीज वहां से रेफर कर सकते हो। कुछ ऐसे करके हम लोगों ने दिखाया था, दूर से ऐसी लाइन दिखाई थी, फिर बाद में आकर के टिप कर दी थी मैंने। अभी याद आया कि नहीं? अभी भी नहीं याद होगा। ऐसा करके यस दिखाया सर। था यस सर। और उसमें ये कहा था कि जो स्फीयर होता है उसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और एक तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाते हैं और ये एक डाइपोल बन जाता है। यस यस सर। यस सर। डाइपोल, हाँ, ये डाइपोल जो होता है ये स्फीयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ES मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर, और आप बाहर वाली प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही, प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही रहेगी आपकी जो थी, लेकिन स्फीयर के इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फाइट करती है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जीरो कर देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो, ये कंसेप्ट था मेरा। यस सर। यस सर। लाइक, बट ये कहानी मेटल के साथ है। यही चीज अगर डाइइलेक्ट्रिक के साथ हो, मतलब अगर ये मेटेलिक मीडियम नहीं है, नॉन मेटेलिक मीडियम, मतलब कि हम लोग कोई डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स किसको बोलते हो? पहला पॉइंट तो ये होता है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब कैसा मटेरियल। जैसे कंडक्टिंग का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का मतलब उनमें क्या होते हैं फिर? कंडक्टर मतलब जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे और उस रिस्पॉन्स की वजह से चार्ज इंड्यूस होगी। तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर क्या चीजें हैं जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगी आपको? इसके अंदर क्या 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 कंसेप्ट है? क्या इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें फ्री भी होते हैं और हाँ, नहीं, इसमें मतलब पहली बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तभी तो हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया है ना, इंसुलेटर्स में, कंडक्टर में और डाइइलेक्ट्रिक में जो डिफरेंसेस हैं। नहीं, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर आप बोलते हो ये स्पेशल मटेरियल्स हैं जिनके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स वाला कंसेप्ट बोलते हो आप, यस सर। जिनमें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप पोलर मॉलिक्यूल्स की एक अलग स्पेसिस मतलब कैटेगरी है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लिया जाता है, NH3 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हो, HCl के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हो, जिनमें डाइपोल मूवमेंट्स पढ़ते हो, जिसमें आप कुछ इस तरीके के केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो। ऑक्सीजन में कुछ बॉन्ड एंगल वगैरह बताया जाता है आपको, फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ माइनस माइनस के नेगेटिव चार्ज आते हैं, यहाँ प्लस चार्जेस आते हैं। जी सर। ऐसे यस सर। पढ़ते होंगे, आपको याद आ रहा होगा पोलर यस मॉलिक्यूल्स। सर। तो इस Yes, टाइप sir. की जो ऐसे मटेरियल्स जिसमें इस टाइप का कोई केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल फिनोमिना हो रहा हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कह लीजिए बिल्कुल, या यूं कह लो कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल्स है, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन से डाइपोल बनता है और इसमें पहले से ही डाइपोल है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक तरफ माइग्रेट करने की वजह से ये डाइपोल बन गया और ये पहले से ही डाइपोल से बना हुआ है, ऑलरेडी डाइपोल्स हैं इसमें पहले ही। लेकिन वो जो पहले से ही डाइपोल्स हैं वो सब रैंडम ओरिएंटेड है, मतलब डाइपोल्स प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, आप ये कह सकते हो। HCl का एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न ही नहीं बन रहा उनका।
जिस वजह से डाइपोल मोमेंट जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, HCl के केस में वो क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ होगा, क्योंकि तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ। अच्छा, आपको केमिस्ट्री से भी याद होगा, ये जो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस दिखाते हो, क्या ये फ्री चार्जेस है? कैसे टाइप के चार्ज? इसके पीछे का रीजन बताओगे आप थोड़ा सा, मतलब जस्टिफाई करोगे कि ये पार्शियल चार्ज क्यों बोलते हैं? हाँ जी बच्चे, पार्शियल क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो उससे क्या होता है? ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स है ना सारे। पूरी तरह शिफ्ट नहीं होते इलेक्ट्रॉन, बस स्लाइटली शिफ्ट होते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ स्लाइटली शिफ्ट। बट ये इलेक्ट्रॉन अभी भी तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वाले ही इलेक्ट्रॉन्स है ना? हाँ सर। यस सर, यस सर, यस सर, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो हुए नहीं। यस यस। ये डिफरेंस है कंडक्टर में और इसमें। तो ये सब उल्टे सीधे तरीके से अलाइन है, कोई जिसका जहां मन कर रहा वैसे लेटा हुआ है। सब डाइपोल्स अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, जिस वजह से ये कहा जाता है कि इस पूरे मटेरियल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालोगे, टोटल डाइपोल मोमेंट फॉर दिस कंप्लीट मटेरियल, 0, तो ये 0 आ जाएगा बिकॉज ऑफ रैंडमाइजेशन। इंटरनल डाइपोल्स के रैंडमाइज होने की वजह से टोटल डाइपोल मोमेंट इस पूरे मटेरियल का हो जाता है 0। और जब इस मटेरियल का टोटल डाइपोल मोमेंट 0, तो इस मटेरियल से बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होती है। क्या रीजन था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टॉर्ट होने का? क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म थी। तो फिर ये जो चीज हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? सर डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की। डाइपोल की। तो जो मेटल में डाइपोल बना, उसने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी। लेकिन वो तभी होता है जब डाइपोल सिस्टमैटिक हो। ये सारे डाइपोल्स रैंडम है, क्या इनका भी बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नो नो सर। नो सर। ये हो गया, ये तो हो गया डाइपोल के नॉर्मल कंडीशंस। अब जब ऐसा, मतलब ये आइसोलेटेड है, अब आप कह सकते हो कि अगर हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले गए, इनसाइड प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? सर सारे डाइपोल्स यूनिडायरेक्शनल अरेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इसी को पोलराइज करना बोलते हो कि मटेरियल पोलराइज होगा। मतलब पोलराइज होने का मतलब ये होता है कि ये जितने डाइपोल्स रैंडम थे, ये सब अलाइन होंगे। बिकॉज डाइपोल के लेक्चर में आपसे ये कहा गया था कि एवरी डाइपोल हैज अ टेंडेंसी टू बी अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और हमने जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है, वो एक स्लैब के फॉर्म में लिया है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जैसे ऑप्टिक्स में आपने ग्लास स्लैब देखे होंगे, तो वैसे स्लैब है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ यार, कि जितने भी ये डाइपोल्स थे, ये सारे डाइपोल्स अलाइंड हो गए। किस तरफ अलाइंड हो गई? तो all dipoles are now aligned in the direction of pre-existing external electric field. इस तरीके से आप कह सकते हो कि सारे अंदर वाले डाइपोल सीधे हो गए, और हर डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्टेड है। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, ऐसे करके। यहाँ भी माइनस 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 माइनस, फिर प्लस प्लस प्लस, ऐसे करके प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इससे होता क्या है कि अंदर एक डाइपोल के प्लस के साथ अगले डाइपोल का माइनस मिल जाता है, एक डाइपोल का प्लस अगले के माइनस से मिल जाएगा, और इसका प्लस इसके अगले वाले डाइपोल के माइनस से मिल जाता है। तो इसका जो इंटरनल पोर्शन है वो तो ओवरऑल न्यूट्रल बन जाता है। इंटरनल पोर्शन एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बन गया,
लेफ्ट वाली सरफेस पर एक माइनस वाले चार्ज बच गए और राइट वाली सरफेस पर एक पॉजिटिव वाले चार्ज बच गए आपके। माइनस प्लस चार्ज अंदर भी हैं, लेकिन प्लस के साथ माइनस है, प्लस के साथ माइनस है, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे सारे। लेफ्ट साइड ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज और राइट साइड ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज, ये फाइनली बचेगा आपके पास। ये बात आई समझ में? यस सर। लेफ्ट एक लेफ्ट एक नेगेटिव बचेगा, राइट एक पॉजिटिव बचेगा। सो अल्टीमेटली हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाएंगे, इसको हटाने जा रहे डायग्राम को। अल्टीमेटली हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देंगे कि पूरे लेफ्ट साइड पर हम माइनस का चार्ज इंड्यूस कर देंगे और पूरे राइट साइड पर हम पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देंगे। एक तरफ माइनस, एक तरफ पॉजिटिव। और ये प्लस माइनस, अब यहां पर एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। हमने स्लैब का एग्जांपल लिया है, स्लैब वो स्फीयर था, लेकिन यहाँ पर स्फीयर का एग्जांपल नहीं है, तो जो भी मैं स्टेटमेंट अब देने जा रहा हूँ वो रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए ही है। कैपेसिटर के क्वेश्चन चैप्टर में 12th इवन बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे कि एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और फिर उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे थे। या स्लैब पहले से ही स्लैब है कैपेसिटर में और उसके बाद हम स्लैब को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमें कितना वर्क करना होगा, कितनी एनर्जी खर्च होगी मेरी। ये सब क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर के अंदर बहुत मिलते हैं। तो इस स्लैब में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, बट ये फ्री चार्जेस नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्शियल चार्जेस हैं, बट चार्जेस। अब आप बताओ, क्या ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन में नहीं पहुंच गए आप? यहाँ और यहाँ बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन में। यस सर। यस सर। यस सर। भले ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है और ये डाइपोल्स के अलाइनमेंट की वजह से हुआ है, तो कॉज कुछ भी हो, अल्टीमेटली जैसा यहाँ है वैसा यहाँ भी है। मतलब ये कि ये डाई इलेक्ट्रिक पहले से एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक, ईडी, डी फॉर द डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक मतलब ये स्लैब, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ई प्री वाली, प्री एग्जिस्टिंग, मैं बार बार प्री एग्जिस्टिंग वर्ड यूज करता हूं। स्लैब लाने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके अपोजिट में डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड गई। और बट इतना फर्क होता है कि मेटल पावरफुल होते हैं, वो बाहर से पहले वाली प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को 100% कैंसिल कर देते हैं और नेट जीरो हो जाता है। और डाई इलेक्ट्रिक में डाई इलेक्ट्रिक थोड़े से वीक होते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करती, रिड्यूस कर देती है उसको। मतलब अब इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहोगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, प्री एग्जिस्टिंग, और माइनस डाई इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, कैंसिल आउट नहीं होंगे ये। और जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, डाई इलेक्ट्रिक के आने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्री एग्जिस्टिंग वाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्री एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इसी रेशियो को डिनोट किया गया है कैपिटल के, विच इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑब्वियसली
ये 1 से ज्यादा ही होगा बिकॉज प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है, तो देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाय डेफिनेशन इज मोर देन 1, बाय डेफिनेशन इट इज मोर देन 1 एंड इक्वल टू 1 होगा इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम। आप वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक लाओ तो k को हम 1 कह देंगे, अदरवाइज k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। और मेटल्स के केस में बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी 0, इनफाइनाइट हो जाएगी। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, वैक्यूम परफेक्ट इंसुलेटर जिसको बोलते हो, परफेक्ट इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, परफेक्ट कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, और बाकी सारे मटेरियल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और इनफाइनाइट के बीच में। ये आपको कैपेसिटर के चैप्टर में बहुत ही रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और दूसरी बात, इस स्फीयर ने बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डिस्टर्ब किया। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल किया ही किया, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब किया इसने। क्या ऐसा कुछ यहां भी होगा? इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से अंदर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो ही रही है, क्या स्लैब का कोई असर बाहर भी दिखेगा, मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर? नो नहीं दिखेगा। एक्चुअली जो ग्लास स्लैब, ग्लास वर्ड बार बार निकल रहा है, ग्लास ऑप्टिक्स में आना चाहिए, स्लैब होना चाहिए। रेक्टेंगुलर स्लैब है, स्लैब कुछ ऐसा होता है यार आपका क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट, तो इसकी एक पूरी सरफेस, पूरी एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके अपोजिट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये दो सरफेसेस आमने सामने आ जाएंगी, एक सरफेस पर माइनस का चार्ज और एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, टू पैरेलल सरफेसेस होंगी ये, और ये सिस्टम एक आइडियल कैपेसिटर बनेगा, कैपेसिटर बन जाएगा। प्लस और माइनस का सिस्टम विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। और एक बात बता दें आपको, आइडियल कंडीशंस में, मतलब कि अगर हम आइडियल कैपेसिटर की बात करें तो ये कहा जाता है कि किसी भी आइडियल कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बाहर 0 आएगी। और आगे आपको बता दें, मैग्नेटिज्म में ऐसा ही एक स्टेटमेंट पास किया जाएगा, किसी भी आइडियल इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर के बाहर 0 होती है। आइडियल इंडक्टर में मैग्नेटिज्म में हम सोलेनोइड की बात करेंगे, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड हम सोलेनोइड के आउटसाइड 0 मान के चलते हैं, और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के आउटसाइड 0 मान के चलते हैं। ये आइडियल कंडीशंस है, ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं है, बट हम लोग को पढ़ना सब कुछ आइडियल कंडीशंस में ही है। तो जब भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के दो सरफेसेस आमने सामने हैं, तो ये सिस्टम एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और कैपेसिटर को हम आइडियल मानते हुए ये कहेंगे कि इनका इम्पैक्ट बाहर के स्पेस में नहीं आएगा, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से आउटर स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा वो पहले थे वैसे ही रहने वाले। नोट किया आपने? यस सर। नोट हो गया? आइडियल कैपेसिटर हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर, it has electric field inside the capacitor only. And a polarized dielectric slab is nothing but a capacitor. It is nothing but a capacitor. So it has no electric field outside the slab. अब ये सब कुछ जरा ध्यान रखना। अब मैं आपसे बता रहा हूँ क्या क्या पूछना है मेरे को, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे।
देखो हम लोग ये कहें कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स थी जो कैपेसिटर फॉर्म कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा ना पिक्चर को वैसे दिखाने की कोशिश करेंगे, लाइक दो पैरेलल प्लेट्स के टाइप से। ये बीच में ऐसे दिखा दिया जस्ट डायग्राम बनाने के लिए। बहुत ही ध्यान से सुनना है यार, इस टॉपिक को बहुत ध्यान सुनिए, बहुत टफ है। टफ उनके लिए है जो रटने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ये अभी जो डाइलेक्ट्रिक पे हमने आपको समझाया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन बताई है, अगर वो समझ में आ जाएगी तो ये आसान है, कंफ्यूजन नहीं है फिर कोई। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक के पास प्लस क्यू चार्ज है और एक के पास माइनस क्यू चार्ज है, और ये डी डिस्टेंस पे है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं ना, दोनों प्लेट्स पे अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, और हर एक प्लेट का एरिया वगैरह सब दे रखा हो आपको, ईच प्लेट एरिया इक्वल्स टू कैपिटल ए, सब दे रखा है आपको। तो ये तो बता सकते हैं कि ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाले कंसेप्ट पैरेलल प्लेट्स के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे कि टोटल वैल्यू देख लो कितनी है, टोटल वैल्यू 0, बाहर के साइड पर 0 चार्ज दिखाओ। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर वाली साइड पर, यानी प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर, और सारा माइनस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा। और यही कैपेसिटर हुआ, दो पैरेलल प्लेट्स इक्वल अपोजिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोगों ने एक और कंसेप्ट कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन 0, जिससे मैं आपको सिग्मा वाले कंसेप्ट्स की क्लैरिटी दे रहे थे कि सिग्मा वाला लगाना है कि क्या लगाना है। तो मेरा रिकमेंडेशन बार बार यही होता है, प्लेट्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही वाला फॉर्मूला रखिए आप। और यहाँ दो प्लेट है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इसका डबल कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में कैपिटल Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन 0। ओके है या नहीं बताइए इसको, पॉइंट ओके है? Yes, sir. Yes. प्लेट का याद दिलाता हूँ, प्लेट के टाइम पर ये भी आपसे कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इक्वल हो चाहे ना हो, प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने जा रहे हैं। अभी जो ये फ्री स्पेस था उसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। पहले मैं स्लैब ड्रॉ करूंगा, पहले मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना देता हूँ। स्लैब मतलब एक क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट है और डायमेंशंस उसकी प्लेट से बिल्कुल मैच करेंगी, स्लैब की डायमेंशंस प्लेट से बिल्कुल मैच कर जाएंगी। यानी इस तरह इसके इधर वाली वो प्लेट हो गई, और इधर भी एक प्लेट दिखा दे, वो भी है। इसको बंद कर दे अपना, जो भी है नॉइज आ रहा है ना यार, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। ये हमारा प्लेट हो गया, मतलब ये दोनों प्लेट्स हो गई। डायग्राम समझ पा रहे हैं इसको क्या है, मतलब Yes, sir. विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? ठीक है, ये दो ऐसे प्लेट है, उनके बीच में एक लकड़ी का मतलब डाइलेक्ट्रिक का क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट हमने बीच में इंसर्ट कर दिया। तो अब आप बताओ
इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? अभी जो कंसेप्ट समझाया गया था उसके हिसाब से। अभी हम लोगों ने कंसेप्ट कहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट नहीं सॉरी जो डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्री एग्जिस्टिंग थी अपॉन नेट, इसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहा है। इस स्लैब के आने से पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी? Q upon A epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए। आने के बाद वो प्री एग्जिस्टिंग हुई, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्लैब आने के बाद स्लैब के अंदर इनसाइड स्लैब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? क्यू बाय के ए एप्सिलॉन। क्यू बाय नेट विल बी प्री एग्जिस्टिंग जो कि ये है, उसमें के डिवाइड कर दीजिए, यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन इनटू के। तो आंसर क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फैक्टर से क्या हो गई चेंज, मतलब कि बढ़ गई, कम हो गई, क्या हो Decrease. गई? तक के फैक्टर से डिग्री डिक्रीज हुआ है। डाइलेक्ट्रिक में अभी बताया आपको भाई, डाइलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, बढ़ाता तो है नहीं। पोलराइजेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। मेटल पूरी तरीके से कम कर देता है, डाइलेक्ट्रिक पार्शियली रिड्यूस करते हैं। बढ़ने वाला कंसेप्ट तो कहीं है ही नहीं, ना मेटल में ना डाइलेक्ट्रिक में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस, और डाइलेक्ट्रिक के आउटसाइड मतलब जो स्लैब और प्लेट के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, उस गैप में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे आप? द गैप बिटवीन द प्लेट एंड स्लैब। क्यू बाय ए एप्सिलॉन। Q by A epsilon naught. क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्या वहां पर स्लैब का कोई असर नहीं होगा? ये सब अभी बोल चुका हूं मैं, सब कुछ बोल चुका हूं। नहीं No, होगा। sir. नहीं होगा। सो द गैप बिटवीन द प्लेट एंड स्लैब, इसका जो गैप है उस गैप में प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेंटेन रहेगी, बिकॉज स्लैब अपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं करता कुछ भी। स्लैब एक आइडियल कैपेसिटर की तरह काम करता है। आउटसाइड स्लैब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आते। जो भी चेंजेस आते हैं डाइलेक्ट्रिक वाले, वो खाली स्लैब के अंदर की तरफ आएंगे। इनसाइड स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैपिटल के से डिवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? बोले। Yes, sir. अब आपसे ना एक क्वेश्चन, तो अगर ये लॉजिक समझ गए आप, ये पॉइंट समझ गए, प्री एग्जिस्टिंग वगैरह अगर आपको समझ में आता है और ये पॉइंट समझ में आता है, तो इसके ऊपर का क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है। अब हम प्रॉपर डायग्राम नहीं दिखाएंगे यार, प्रॉपर डायग्राम नहीं दिखाएंगे, हम सीधा सीधा ऐसे चल रहे हैं। हम यहाँ पर दो प्लेट्स ऐसे दिखा देंगे, आपको इमेजिनेशन खुद करनी होगी। ये दो प्लेट्स हैं, एक पर प्लस क्यू का चार्ज, एक पर माइनस क्यू का चार्ज। इनके बीच में हमने कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। पूरे स्पेस में नहीं है, पार्शियल है। एक पार्शियल स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर 4 है। और ये पूरा डिस्टेंस हमें दे रखा है, ये पूरा डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर है, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ना लें, इसको डी मान लेते हैं। पूरा डिस्टेंस डी है और ये पूरी थिकनेस आपकी टी है, और बाकी ना वैक्यूम है। इधर वैक्यूम, इस तरह वैक्यूम, इस तरह वैक्यूम। आप बताओ कि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और ये लॉजिक लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू dr। और यहाँ पर एक्चुअली इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्लेट वाले केसेस में, क्योंकि प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी होती नहीं है, तो प्लेट वाले न्यूमेरिकल्स क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। ठीक, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे बताओ? यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे क्यू बाय ए एप्सिलॉन U by A।
और स्लैब के अंदर Q by Q by K K Q by epsilon 4 naught. epsilon. यहाँ पर K का टर्म आएगा, बाहर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये इतने देर से यही समझा रहा हूँ आपको कि ये स्लैब के अंदर K क्यों रखते हैं और बाहर क्यों नहीं रखते हैं। और यहाँ पर फिर वही हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग अलग है। ग्राफ आप पूछ सकते हैं, ग्राफ वगैरह भी पूछा जा सकता है भाई। अगर आप इसको लेफ्ट वाली प्लेट को x = 0 मान ले और राइट वाली प्लेट को x = d मान ले, तो ये सब भी क्वेश्चंस के पार्ट हैं कि 0 से d तक जाने पर कैसा ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कुछ डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड Q/A एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक वाला स्पेस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड K फैक्टर से रिड्यूस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू हुआ। अब आपको फिर एक बात समझ में आई कि डिसकंटिन्यू क्यों हो रहे हैं यहाँ पर हम? यस सर, क्या बदला यहाँ पर? मीडियम बदल गया। मीडियम बदल गया। और कौन सा कंपोनेंट डिसकंटिन्यू हुआ यहाँ पर? सर नॉर्मल। नॉर्मल कंपोनेंट। सारी थ्योरी के साथ आप मैच करते हुए चलोगे। ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पर आ गया Q/A एप्सिलॉन K, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया और फाइनली आप D पर पहुंच गए। ये कुछ ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट को पकड़ लेना, बता रहा हूं, आप सीधा से फॉर्मूले पे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ध्यान मतलब कि सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होगा यार, आपको ये चीज वाकई में समझनी पड़ेगी, तो ही आप डाइइलेक्ट्रिक वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाओगे, फिर वो किसी भी लेवल की प्रॉब्लम है। और यहीं पर पूछते हैं कि बताओ पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, ये भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, एज्यूमिंग की जो लेफ्ट प्लेट है ना, पोटेंशियल का भी ग्राफ पूछ सकते हैं। एज्यूमिंग की लेफ्ट प्लेट का पोटेंशियल V0 है, लेफ्ट प्लेट का पोटेंशियल आपको दिया जा रहा है कि ये V0 है, पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट प्लेट इज V0। तो अब बताइए कैसा ग्राफ बनेगा। तो यहां पर हमने एक V0 दिखा दिया लेफ्ट प्लेट का। इसके बाद ये बताओ, जैसे जैसे आप दूसरे प्लेट की तरफ जाओगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, मतलब किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा? सर पूरा डिक्रीज करेगा हर टाइम, लेकिन जब डाइइलेक्ट्रिक से गुजरेंगे तो फिर कम डिक्रीज करेगा। कम डिक्रीज करेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? ये जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन है, ये सर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये किस बेसिस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिक्रीज करता है। फील्ड, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड में चेंज है बट डायरेक्शन में चेंज नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ऑलवेज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो वो हाई से लो पोटेंशियल जा रहा होगा, यानी कि पोटेंशियल लगातार कम हो रहा होगा। सर ये जो डाइइलेक्ट्रिक हमने बीच में इंसर्ट किया, इसको हम इसकी पोजीशन बिटवीन द प्लेट्स इधर उधर करेंगे तो क्या फर्क आएगा? किसमें फर्क, किस पैरामीटर में देखना चाहते हो आप? सर पोटेंशियल में। हाँ आएगा पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल, देखो वही तो बता रहे हैं ना अभी कि पोटेंशियल जो लेफ्ट प्लेट का है V0, उसको तो हमने माना है, एज्यूम किया है कि V0 है, बिकॉज एक्चुअली पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं होता, तो हमने एक जगह रेफरेंस मान लिया कि ये V0 है। उसके बाद वो पोटेंशियल डिक्रीज होगा पहले, और ऊपर वाले ग्राफ के कंसिस्टेंट दिखाइए। तो पोटेंशियल को आप डिक्रीज करो, ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ हम डिक्रीज करने वाले हैं, यहाँ से V0 से हम इसको रिड्यूस करेंगे, मान लो एक वैल्यू तक आ गए, फिर और रिड्यूस होगा, अभी वो लगातार रिड्यूस होगा, लेकिन हाँ लाइन बदल जाएगी। यहाँ पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है या स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी देख लो आप, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बाहर के कंपेयर में। वीकर। तो पोटेंशियल धीरे धीरे बदलेगा,
घटेगा लेकिन धीरे धीरे घटेगा। इमेजिन करो यहाँ पर जब कंडक्टर था तो पोटेंशियल मेंटेन हो गया था, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो हम कहते थे कि पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा, मेंटेन हो जाएगा। दैट मीन जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल उतना धीरे धीरे रिड्यूस करेगी। मतलब ये ग्राफ पहले के कंपेयर में थोड़ा कम स्टीपनेस आएगी, इसकी स्टीपनेस कम कर दीजिए, रिड्यूस करिए लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस स्टीपनेस के साथ। यहां पर मतलब इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो जाएगा कह लीजिए इसको। और अगर ये कंडक्टर होता तो ये रिड्यूस ही नहीं करता, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल चल रहा होता मेरा। इनसाइड कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये दोनों बातें यही समझ में। यस सर। इसके बाद वापस से वही स्टीपनेस आ जाएगी इनिशियल। कौन सी? पहले वाली, यह वाली, यानी इसी के पैरेलल फिर एक लाइन आ जाएगी। तो अगर आप इसको एक डॉटेड लाइन दिखा दो तो ये वापस उसी के पैरेलल यहां तक आ जाएंगे। और कितनी वैल्यू तक जाएंगे ये तो नहीं पता मुझे, मतलब पता है फिलहाल, अभी दिखा रहा हूं कैसे आएगा वो। स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक गए आप, ये आपका दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो होगा ना यार। लेफ्ट प्लेट वी नॉट, और फाइनली हमारा ग्राफ जिस पॉइंट पर खत्म हो जाएगा, तो डिफरेंस वैल्यू जो होगी वो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके बारे में मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था। क्या लिखें इसको, बताइए क्या करते हैं, क्या लिखा जाए? तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी करते जाओ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितने लेंथ में एग्जिस्ट कर रही है? ये वाली माइनस टी, D माइनस टी, और प्लस ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी लेंथ T है, यही पोटेंशियल डिफरेंस है, यही इसे डेल्टा V की वैल्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल प्लेट के केस में इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बार बार रिपीट कर रहा हूं, रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का कोई टर्म होता ही नहीं है। तो जब इसमें डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं है तो अननेसेसरली इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ। सर तो डाइलेक्ट्रिक को इधर उधर मूव करने से उसकी पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हुआ नहीं। अच्छा एक मिनट, इसमें K आएगा, इसमें K आएगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन से सिर्फ ये ग्राफ की लोकेशंस बदल जाएंगी। मतलब ये कितनी लेंथ में ये लाइन बनेगी, कितनी लेंथ के लिए ये लाइन बनेगी, कितनी लेंथ के लिए, खाली ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, बट डिफरेंस वैल्यू उतनी ही मिलेगी आपको। वो तो सब मेंटेन रहेगा हमेशा। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच इस बात पर नहीं डिपेंड कर रहा कि आप डाइलेक्ट्रिक को बिल्कुल बीचों बीच में रखते हो, राइट वाली प्लेट के कांटेक्ट में रखते हो या लेफ्ट वाली प्लेट के कांटेक्ट में रखते हो। मतलब इसकी बीच में कहीं पर भी पोजीशन हो जाएगी, आंसर आपका फिक्स है। ओके सर। ये मैग्नीट्यूड निकाला मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का, ये नहीं बता रहा हूं कौन सा हाई है कौन सा लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली प्रोडक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करस्पॉन्डिंग लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इंटीग्रेशन यहां पर नहीं जरूरत पड़ेगी आपको। नोट कर लिया ऐसे, नोट कर लिया इसको। हाँ सर। यस सर। यस सर। राइट,
अब ना एक और बात समझो क्या होता है। आपको दो सिचुएशन देंगे विद कंप्लीट क्लैरिटी। पहली सिचुएशन में हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, दो पैरेलल प्लेट्स इन द फर्स्ट सिचुएशन, और इनके बीच में दो डाइइलेक्ट्रिक्स भी हैं, दो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक तरफ K1 एक तरफ K2, और ये डिस्टेंस है D1 है, ये डिस्टेंस है D2 है, और ये दोनों प्लेट्स हैं। ये हमारा लेफ्ट प्लेट है और राइट प्लेट, दो प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक भर दिया गया है और सिस्टम कनेक्टेड विद द बैटरी है। दूसरी जगह भी यही सिस्टम है, सेकंड अरेंजमेंट में भी ऐसा ही केस है, दो प्लेट्स और इनके बीच में डाइइलेक्ट्रिक, लेकिन ऊपर नीचे करके कर दिए गए। इनको बोलते हैं सीरीज एंड पैरेलल डाइइलेक्ट्रिक्स। ये सीरीज डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, ये पैरेलल डाइइलेक्ट्रिक्स हैं। और ये एक बैटरी से यहां भी कनेक्ट हो गए। इसमें डिस्टेंस पूरा D है, इसमें एरिया दिया जाता है कि ये यहाँ पर जो एरिया बनेगा, मतलब यहाँ पर ये A1 एरिया है और यहाँ पर एरिया A2 है। A1 एरिया को K1 से फिल किया गया है और A2 एरिया को K2 से फिल किया गया है, सेपरेशन D है। बाकी यहाँ पर एरिया कैपिटल A, इधर भी एरिया कैपिटल। सिर्फ कंसेप्चुअल पॉइंट्स पर आइएगा, ओनली इधर कंसेप्चुअल पॉइंट्स पे। इस मीडियम में और इस मीडियम में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मतलब अगर मैं इसको E1 और E2 डिनोट करूं और ऐसे ही अलग अलग, यहाँ E1, अलग दूसरे वाले में दूसरे वाले में सेम होगा, सेम होगा। उसका रिजल्टेंट के निकालेंगे। नहीं, हाँ वो तो ठीक है। मैं देखो, हम फिर मैं बता रहे हैं, हमें ऑब्जेक्टिवली बात करनी है। अभी अभी हम लोगों ने लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत के 1 घंटे में एक डिस्कशन कर रहे थे कि जब कोई इंटरफेस आता है, मतलब मीडियम बदलते हैं जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट बदलता है और कौन सा नहीं बदलता है। अभी स्टार्टिंग में एग्जाम्पलर वाला जो एग्जाम्पल लिया था हमने, नॉर्मल बदलता है, सर नॉर्मल बदलता है। टेंजेंशियल नहीं। बताइए, मीडियम ऊपर नीचे है ना, तो ये इंटरफेस हुआ बीच में। यस यस सर, E1 E2 उसके परपेंडिकुलर है कि टेंजेंशियल है? टेंजेंशियल कंपोनेंट बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं सर, नहीं। खत्म हो गया। E1 = E2। आउट नहीं है, कोई थ्योरी है ये सब। और ये नॉर्मल है, ये इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये तो 100% बदलेंगे। ये उसी थ्योरी का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी, कौन सा कंपोनेंट बदलता है इंटरफेस पर, कौन सा नहीं बदलता है, ये उन सब का एप्लीकेशन है। सर ये बराबर क्यों है सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, नेट चला गया था मेरा। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंटरफेस के पैरेलल है। इंटरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मीडियम्स में सेम रहता है। और ये इंटरफेस के, ये जो अंदर वाला इंटरफेस आप देख रहे हो ना, इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम्स को डिवाइड करे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, टेंजेंशियल नहीं बदलता है। ये अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ हो चुका है सब कुछ। ओके सर, ओके। ये उस लॉजिक से कह रहे हैं आपसे, कोई इसके लिए मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है और ना मुझे कोई और प्रूविंग करनी है, क्योंकि जो थ्योरी है वो यूनिवर्सल थ्योरी बताई गई है। आगे क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो कितनी होगी? फिर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है तो कितनी होगी? तो अभी हम लोगों ने एक और स्टेटमेंट आपको दिया,
एक और स्टेटमेंट मैंने आपसे दिया था कि पैरेलल प्लेट के न्यूमेरिकल्स में, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहां पर आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लेंथ में एग्जिस्ट कर रही है, डी और E2 डी डी। तो E1 इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस, E2 इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस। और प्लेट तो आपका मेटेलिक है ना, अगर मेटेलिक प्लेट है तो यहां से लेकर के और यहां तक सब एक ही पोटेंशियल होंगे, सेम इक्वी पोटेंशियल होता है, कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर दो सरफेसेस का मिलेगा, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां नहीं मिलेगा मुझे? यस सर। यहाँ भी वही मेटल है, यहाँ भी वही मेटल्स है, कोई मेटल तो बदल नहीं गए, और पूरा मेटल सेम पोटेंशियल पर है। तो क्या इनको V by D नहीं कर दे सीधा सीधा बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां अलग अलग नहीं होंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो वो बैटरी से मिल जाएगा आपको, जितने वोल्टेज की बैटरी लगाओगे आप उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बैटरी की डेफिनेशन यही है, a device which maintains the potential difference। बोलिए भाई, सही है चीज? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब आइए, अगर कोई पूछेंगे ही, कोई क्या पूछना ही हमको, कि जो A1 एरिया है इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन A1 एरिया, ये हमने Q1 मान लिया, एंड चार्ज ऑन द A2 एरिया ये हमने Q2 मान लिया। और अभी डाइलेक्ट्रिक की पूरी थ्योरी पढ़ रखी है हम लोगों ने, कंप्लीट थ्योरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक अभी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को क्या लिख सकते हैं बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डाइलेक्ट्रिक है, अगर ये नहीं होता तो क्या लिखते? Q1 upon K1 by A1 epsilon naught। राइट, Q1 अपॉन A1 एप्सिलॉन नॉट तो तब होता है जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। K1 और डाइलेक्ट्रिक है इसलिए इसमें K1 लगा देंगे। क्या इससे Q1 निकाल पाओगे? क्योंकि ये वैल्यू V by D है, निकल जाएगा Q1। यस सर। यस सर। सिमिलरली Q2, क्योंकि ये चीज Q2 by A2 एप्सिलॉन नॉट K2 भी है, Q1 Q2 दोनों निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चा उन फॉर्मूले पे नहीं होते जो आप सोच के बैठे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसी तरीके की क्लैरिटी पे बनते हैं जितने भी हैं। और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इस प्लेट पर कितना गया, अगर हम Q इसका टोटल चार्ज कहते हैं, इधर Q1 इधर Q2, सो टोटल चार्ज विच वाज गिवन टू दिस प्लेट, टोटल चार्ज गिवन टू द प्लेट Q1 plus Q2। कितना होगा? Q1 plus Q2, टोटल चार्ज इज Q1 plus Q2। किरचॉफ रूल है ये, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट विल बी Q1 plus Q2। Q1 plus Q2 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी A1 एप्सिलॉन K1 by D plus A2 एप्सिलॉन K2 by D and this whole multiplied by V। और इसको कंपेयर करो बाय द रिजल्ट, बेसिक फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, तो क्या कैपेसिटेंस बना इसका? कंपेयरिंग विद C1 plus C2 into V। पता ना आप C1 plus C2 बोलोगे, वैसे ये बना ना, ये चीज तो बनी, यही चीज कैपेसिटेंस हो गई इसकी। दिस टर्म इज द कैपेसिटेंस फॉर सिस्टम। जो कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली यहाँ का कैपेसिटेंस C1 और यहाँ के कैपेसिटेंस C2 का समेशन है। मतलब ये दो
दो कैपेसिटर्स की तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, किस टाइप के कॉम्बिनेशन में, ये चीज कब लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब A1, अब ये फॉर्मूला मत एक्सपेक्ट करना कि हम ये डिराइव करेंगे भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के बाद ये कैपेसिटेंस होती है, ये आप इस बैच में तो नहीं एक्सपेक्ट करो। ये C1 है और A2 एप्सिलॉन नॉट K2/D ये C2 है। यस सर। ओवरऑल C1 प्लस C2, दैट मींस कि आप इसको दो कैपेसिटर्स मान सकते हो, C1 C2, इन विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन। हालांकि प्रूफ हो ही गया, और कैसे प्रूफ होगा, यही प्रूफ है। लेकिन सिर्फ कैपेसिटेंस निकालने का ही क्वेश्चन नहीं आता, ये सब कुछ आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, इसके ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि ये एक एक स्टेप न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इधर आ जाए, इसमें E1 E2 बराबर नहीं है तो कितने हैं फिर? अगर बराबर नहीं है तो इनकी भी तो कुछ वैल्यू होंगी ना। सर E1 हो जाएगा Q by Q by A A। by epsilon naught divided by K1 और E2 हो जाएगा divided by K2। मतलब यहाँ पर अगर प्लस Q चार्ज अपीयर हुआ हो और इस प्लेट पर माइनस Q अपीयर हुआ हो, तो डाइलेक्ट्रिक की रिसेंट थ्योरी जो अभी अभी सब कंप्लीट हुआ है, स्लैब वाला कंसेप्ट, उसके हिसाब से E1 को हम लिख सकते हैं कैपिटल Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट K1, एंड E2 को लिख सकते हैं कैपिटल Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट K2। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की एब्सेंस में Q by A एप्सिलॉन नॉट होता है, इनकी प्रेजेंस में नीचे K1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या रिजल्ट्स लगाने लायक है इसमें, इसके अलावा और क्या यूज करने वाले फॉर्मूले होंगे? फील्ड का और डिस्टेंस का प्रोडक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर पहले डाई इलेक्ट्रिक के अक्रॉस, फर्स्ट डाई इलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा V1 हो और दूसरे डाई इलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा V2 हो। पहले डाई इलेक्ट्रिक के अक्रॉस डेल्टा V1 का पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे डाई इलेक्ट्रिक के अक्रॉस डेल्टा V2 का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। तो एक स्टेप और लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1, उसी में आप D1 मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस इज डेल्टा V1, एंड Q by A एप्सिलॉन नॉट K2 into D2 is delta V2। ठीक है जी, बोलो। यस सर। हाँ जी, वो सारी डोमेन हमने यहाँ पर खोल दी है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। होता क्या है, हमको पता है, आपके मतलब कई लोगों को ये टॉपिक पढ़े होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना ही पढ़ा होता है कैपेसिटेंस निकालने को, सिर्फ इतना। और वो भी मतलब ये बता दिया जाता है कि इनको आप पैरेलल में एज्यूम कर लेना, यहाँ पर दो सीरीज कैपेसिटर्स हैं, इक्विवेलेंट से कैपेसिटेंस आ जाती है। कैपेसिटेंस निकालने के बियॉन्ड की जो चीजें हैं उन पर भी तो क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज और लिखी जा सकती है कि दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस का समेशन कितना होगा, V। प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस, वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी V है। तो हम डेल्टा V1 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर। डेल्टा V1 की वैल्यू वो हो जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू D1 एंड प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू D2 एंड दिस इज इक्वल टू V। जो कि
सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2 टाइम्स v। एक बार वेरीफाई कर लेना अपने लेवल पे। बनेगा, सिंप्लीफाई करके देखिएगा। और इसको कंपेयर करेंगे जब Q इक्वल टू CV से, तो ये चीज हमारे लिए कहला जाएगी सिस्टम की कैपेसिटेंस। इस फॉर्मेट पे लाने का पर्पस ये होता है कि अगर ऐसे कई सारे डाइलेक्ट्रिक्स लगे हों तो भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2 प्लस d3 बाई k3 प्लस d4 बाई k4 करते जाइए। ठीक है, बताओ आगे। यस सर। यस यस सर। सर। और एक और कंसेप्चुअल पॉइंट, ठीक है जी। इस इंटरफेस पर डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी होगी? चार्ज डेंसिटी एट दिस इंटरफेस। ये भी एक कंसेप्ट है। दो डाइलेक्ट्रिक्स के इंटरफेस पर चार्ज की डेंसिटी कैसे निकाली जाएगी? सर सर जीरो। गॉस लॉ से। गॉस लॉ से, राइट। मतलब किसी भी दो मीडियम्स के इंटरफेस पर डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालने का कंसेप्ट। चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ एनी टू मीडियम्स, मे बी वो डाइलेक्ट्रिक्स हो, और हो सकता है कि एक तरफ वैक्यूम हो और एक तरफ कंडक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी एक कंसेप्ट है। हाउ टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी एट इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स। आंसर है, अभी बोला था आप में से, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से यहाँ की चार्ज डेंसिटी कैसे आएगी? तो अगर हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को सिग्मा आई मान लें, दैट डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा आई है, तो गॉस लॉ कैसे यूज करेंगे? इंटरफेस पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इंटरफेस पर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो दोनों मीडियम्स में हो और इसका एरिया डेल्टा ए हो। राइट वाले डेल्टा ए के लिए कितना फ्लक्स बनेगा? राइट वाला जो डेल्टा ए सरफेस देख रहे हो, जो कि E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, फ्लक्स कितना लिखोगे E2 राइट डेल्टा सरफेस? ए। E2 डेल्टा ए। और लेफ्ट वाले डेल्टा ए सरफेस के लिए माइनस E1 डेल्टा ए। क्योंकि इसका नॉर्मल इधर जाएगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो माइनस E1 इंटू डेल्टा ए इक्वल टू, अगर सिग्मा इसकी डेंसिटी है तो मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए, ये वो चार्ज होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर जाएगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और हमें E1 पता है, E2 पता है। ये आसान क्वेश्चन नहीं, फिर बोल दे रहा हूं आपको, पहले से वार्निंग रही है, कहीं से भी ये टॉपिक आसान नहीं है। E1 E2 पहले से पता है। इनफैक्ट E1 E2 भी पता वता कुछ नहीं है आपको। न्यूमेरिकल यहां से शुरुआत होगी। सबसे पहले न्यूमेरिकल में कैपिटल Q कैलकुलेट होगा। न्यूमेरिकल में सबसे पहले कैपिटल Q कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल Q कैलकुलेट होने के बाद ही आपका E1 E2 कैलकुलेट हो पाएगा। तो पहले कैपिटल Q कैलकुलेट होगा, देन कैपिटल Q की कैलकुलेशन के बाद E1 E2 कैलकुलेट होंगे, और फिर E1 E2 की कैलकुलेशन होने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी है।
सर पूछिए, पूछने दो। एक बार ये चार्ज डेंसिटी वाला बता दीजिए। चार्ज डेंसिटी वाला तो हमने ये किया, गॉस लॉ यूज किया है कि जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, फ्लक्स वो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। राइट वाले डेल्टा ए सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी राइट साइड, दोनों सेम डायरेक्शंस में, तो इसका E2 इंटू डेल्टा ए का पॉजिटिव फ्लक्स बनेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल सेम डायरेक्शंस में। यस सर। लेफ्ट वाले डेल्टा ए के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन लेफ्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव में, -E1 डेल्टा ए। और इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होगा वो इस इंटरफेस के चार्ज होंगे ना, जो भी चार्ज इस इंटरफेस पर होगा उसका एक पोर्शन ही तो सिलेंडर के अंदर है, डेल्टा ए वाला। सिर्फ ये डेल्टा ए पोर्शन ही तो इंटरफेस का सिलेंडर के अंदर होगा, बाकी तो सब सिलेंडर के बाहर है। यस सर। तो डेल्टा ए पोर्शन पर कितना चार्ज होगा ये निकालने के लिए डेल्टा ए और इसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हमको डेल्टा ए एरिया के ऊपर चार्ज चाहिए, उतना मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, अपॉन एप्सिलॉन 0 कर दिया, Q बाय एप्सिलॉन 0 जो गॉस है इससे आता है। किसी भी इंटरफेस का चार्ज ऐसे ही आता है। चार्ज ऑन एनी इंटरफेस निकालने का जो तरीका है वो गॉस लॉ है। ठीक है, ये सारी बातें आई समझ में आपको? मतलब एक तरीके से आपका कैपेसिटर टॉपिक ही हुआ और क्या हुआ, यस सर। डाइलेक्ट्रिक वाले कांसेप्ट्स हो Yes, गए sir. आपके, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक वाले। डाइलेक्ट्रिक्स में ये सब फॉर्मूले क्यों बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये डिटेल का मतलब ये है, ये एक्सपेक्ट करके आप ना जाओ कि हमसे कैपेसिटेंस के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये चांसेस बड़े कम ही है इसकी। अच्छी बात है, ना पूछें, हम भी प्रार्थना करेंगे ना पूछें, वो गारंटी नहीं ले सकते आप। अभी जो टॉपिक अभी जो कंप्लीट किया हमने, इसको रिवाइज करने का फायदा आपको, एक एक एस्पेक्ट मतलब एक एक पॉइंट क्लियर हो गया इसमें, अगर रिवाइज करोगे तब। एक बार में तो नहीं होगा, बट अब आप फील्ड पूछते हो, पोटेंशियल पूछते हो, चार्ज पूछते हो, डेंसिटी पूछते हो, कैपेसिटेंस पूछते हो, तो हर एक चीज पे तैयार हो, अब आप कोई भी आंसर देने के लिए तैयार है। ठीक है, यस सर। चलिए, और इतना आप रिवाइज करें यार, पर कैपेसिटेंस तक का पूरा टॉपिक जो है डाइलेक्ट्रिक वाले, धीरे धीरे सब खत्म ही हो रहा है।